क्या आप जानते हैं कि पैसे के बारे में हम कैसे सोचते हैं ये इस बात से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम कितना कमाते हैं। ये शायद आपकी फाइनेंशियल जिंदगी का सबसे बड़ा सच हो सकता है। अगर आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बड़ी आसानी से पैसा बना लेते हैं जबकि दूसरे अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं, तो इसका जवाब शायद आपके तार्किक फैसलों में नहीं बल्कि उनके पीछे की साइकोलॉजी में छिपा है। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 18 ऐसे दमदार सबकों में गोता लगाएंगे जो पैसे और आपके फाइनेंशियल फैसलों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आम गलतियों से कैसे बचें, पैसे के साथ अपने रिश्ते को कैसे सुधारें और सबसे जरूरी लंबी अवधि की फाइनेंशियल सफलता के लिए खुद को कैसे तैयार करें। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को बदलने के और भी तरीके जानना चाहते हैं तो प्रो बफेट HQ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आप हमारे आने वाले कोई भी वीडियो मिस न करें। जब आप किसी को कोई ऐसा फाइनेंशियल फैसला लेते देखते हैं जो आपको पागलपन लगता है, तो क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि उसके दिमाग में वो फैसला बिल्कुल सही होगा? सच तो यह है कि हर कोई अपने अनुभवों और डर के आधार पर काम करता है। जो आपको बेवकूफी लग सकता है वो अक्सर उस इंसान की जिंदगी की कहानी का हिस्सा होता है। और सच कहें तो हम सब ने अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले लिए हैं जो बाद में देखने पर उतने समझदारी भरे नहीं लगते। सोचिए, कोई इंसान जिसने ऐसे परिवार में बचपन गुजारा हो जहां पैसे की हमेशा तंगी रही हो, वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा सतर्क रहेगा और जब भी मौका मिलेगा पैसे बचाएगा। अब उसकी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से कीजिए जो हमेशा अमीरी में जिया हो। उसके लिए अनुभवों पर खर्च करना और फाइनेंशियल जोखिम लेना सबसे स्वाभाविक बात होगी। ये अलग अलग हकीकतें हैं जो अलग अलग फैसलों को जन्म देती हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आपके कितने फाइनेंशियल फैसले इसी पैटर्न पर चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास के लोग आपके फैसलों को कैसे देखते हैं? हो सकता है जिसे आप किसी के लिए लापरवाही समझ रहे हो वो असल में उसकी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो। अंत में सबसे जरूरी बात यह समझना है कि हम में से हर किसी की पैसे के साथ एक अनोखी कहानी है और यही कहानी हमारे फैसलों को दिशा देती है। दूसरों को या खुद को जज करने के बजाय ये पूछिए कि इन फैसलों के पीछे क्या वजह है, क्योंकि तभी आप अपनी मौजूदा स्थिति के हिसाब से अपने फाइनेंस को बेहतर ढंग से संभालना शुरू कर सकते हैं। और जब बात उन फैसलों की हो रही है जो हमारी किस्मत तय करते हैं, तो अगला विषय आपको हैरान कर देगा। चलिए बात करते हैं कि कैसे किस्मत और जोखिम हमारी फाइनेंशियल सफलता और असफलता पर हमारी सोच से कहीं ज्यादा असर डालते हैं। क्या आपने कभी खुद को ये सोचते हुए पाया है कि कुछ लोगों की फाइनेंशियल सफलता तो बस किस्मत की देन है, जबकि दूसरे बेचारे अंतहीन संघर्ष करते रहते हैं? सच तो ये है कि फाइनेंस की दुनिया में किस्मत और जोखिम हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं कि ये तय करना बहुत मुश्किल है कि कहां किस्मत खत्म होती है और कहां से जोखिम शुरू होता है। हम रणनीतिक फैसले ले सकते हैं और फिर भी अप्रत्याशित घटनाएं हमारी जिंदगी का रुख बदल सकती हैं। ये समझना जरूरी है कि सफलता हमेशा सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं मिलती और असफलता का मतलब हमेशा काबिलियत की कमी नहीं होता। इसका एक बेहतरीन उदाहरण बिल गेट्स और पॉल एलन की कहानी है। दोनों किस्मत वाले थे कि उन्हें अपनी जवानी में ही कंप्यूटर का एक्सेस मिल गया, जो उस समय एक बहुत ही दुर्लभ बात थी। ये सौभाग्य लॉटरी जीतने जैसा था जिसने गेट्स को दूसरे प्रोग्रामर्स पर एक बड़ी बढ़त दी। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को आज का विशालकाय साम्राज्य बनाने के विचार पर अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बड़े जोखिम भी उठाए। क्या आपने अपनी जिंदगी में किस्मत और जोखिम के इस खेल को महसूस किया है? अपनी जिंदगी में आपने कितनी बार किसी अप्रत्याशित अवसर को पाकर खुद को भाग्यशाली महसूस किया है या किसी ऐसे जोखिम के नतीजे भुगते हैं जो सही नहीं बैठा? दोनों के महत्व को पहचानने से आप अपनी जीत में ज्यादा विनम्र और अपनी हार में ज्यादा मजबूत बनते हैं। आपकी यात्रा का अगला पड़ाव ये जानना है कि कब रुकना है, क्योंकि कितना काफी है और लालच के बीच की पतली रेखा आपकी सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। क्या आपने कभी रुक कर सोचा है कि आपके लिए कितना काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने से बहुत से लोग बचते हैं।
हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो हमें लगातार और ज्यादा चाहने के लिए उकसाता है, जो हमारे पास है उससे कभी संतुष्ट न होने के लिए। लेकिन ये अंतहीन दौर एक जाल बन सकती है। मॉर्गन हाउसल हमें इस खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं कि जब हम ये नहीं जानते कि कब रुकना है, तो हमेशा और ज्यादा जमा करने की इच्छा हमें बुरे फाइनेंशियल फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है, जो अक्सर दूसरों के साथ सीधी तुलना से पैदा होती है। रजत गुप्ता का उदाहरण देखिए, जो एक बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव थे और अपने करियर में $100 मिलियन से ज्यादा कमाने के बाद भी और ज्यादा की चाहत में इनसाइडर ट्रेडिंग के जाल में फंस गए, जिसने उनके करियर को बर्बाद कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया। ये थोड़ा और मिल जाता तो शांति मिलती वाली सोच कहीं आपकी असली फाइनेंशियल शांति को तो नहीं खा रही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अब जब हम अपनी सीमाओं को पहचानने का महत्व समझ गए हैं, तो चलिए दौलत बनाने के सबसे शक्तिशाली रहस्यों में से एक के बारे में बात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। क्या आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि कैसे इतनी सरल चीज आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को बदल सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना बड़ी रकम के अपने फाइनेंस को कैसे कई गुना बढ़ा लेते हैं? इसका राज अक्सर चक्रवृद्धि ब्याज में छिपा होता है। मॉर्गन हाउसल द्वारा बताया गया ये सिद्धांत समय को आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल सहयोगी बना देता है। जब आप अपनी कमाई को फिर से निवेश करते हैं, तो ब्याज न केवल शुरुआती राशि पर बल्कि पिछले लाभ पर भी जमा होने लगता है। ये एक ऐसा चक्र बनाता है जो धैर्य के साथ एक बड़ी दौलत पैदा कर सकता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ 5,000 रुपए महीना भी किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए 25 साल की उम्र से लगाना शुरू करें और 65 साल की उम्र तक जारी रखें, तो आप आसानी से करोड़ों रुपए जमा कर सकते हैं, बस समय और चक्रवृद्धि ब्याज को अपना काम करने देकर। इसकी असली ताकत धैर्य के साथ ही सामने आती है। शुरुआत में नतीजे धीमे लग सकते हैं, जैसे पहाड़ की चोटी से लुढ़कती बर्फ की एक छोटी सी गेंद, लेकिन समय के साथ ये एक ऐसी ताकत बन जाती है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना आसान है, तो ज्यादा लोग सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत से अमीर क्यों नहीं हो जाते? इसका जवाब ये है कि पैसा जमा करने के अलावा उसे बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि असल में सिर्फ दौलत बढ़ाना काफी नहीं है, आपको उसे जिंदगी के तूफानों से भी बचाना होगा। और यही वो बड़ी चुनौती है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, पैसा बनाने और पैसा बनाए रखने के बीच का अंतर। जब हम फाइनेंशियल सफलता के बारे में सोचते हैं, तो पहला ख्याल हमारे खातों में बड़ी रकम आने का होता है। लेकिन जैसा कि मॉर्गन हाउसल बताते हैं, पैसा कमाना तो खेल का सिर्फ आधा हिस्सा है। दूसरा और शायद ज्यादा मुश्किल हिस्सा है उसे बनाए रखना जो आपने कमाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दौलत जमा करने में मदद करने वाले कौशल उन कौशलों से अलग होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि वो आपके हाथ से फिसले नहीं। पैसा कमाने के लिए हिम्मत, आशावाद और अक्सर थोड़ी किस्मत की जरूरत होती है। वहीं दूसरी ओर पैसा बनाए रखने के लिए एक सतर्क मानसिकता और विवेक की अच्छी खुराक जरूरी है। आपने भी सुना होगा कि कैसे लॉटरी या गेम शो में करोड़ों जीतने वाले कुछ ही सालों में वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। उनमें क्या कमी थी? जो जीता था उसे बनाए रखने की क्षमता। वॉरेन बफेट जैसे निवेशकों को देखिए, वो न केवल पैसा बनाने में माहिर रहे हैं, बल्कि दशकों से उसे बनाए रखने में भी। वो अक्सर कहते हैं कि निवेश का नंबर 1 नियम है पैसा मत खोना, और दूसरा नियम है कभी भी नियम नंबर 1 को मत भूलना। सच्ची फाइनेंशियल सुरक्षा सिर्फ ज्यादा कमाने में नहीं है, बल्कि जो आपने पहले ही हासिल कर लिया है उसे संभालने की कला में है। अब जब आप कमाई को बनाए रखने का महत्व समझ गए हैं, तो एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या फाइनेंशियल सफलता पाने के लिए आपको हर बार सही होना जरूरी है? अगले सबक में हम जानेंगे कि कैसे कुछ अहम पलों में सही होना हमेशा सही होने से ज्यादा जरूरी हो सकता है। फाइनेंस की दुनिया में आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। अक्सर बड़ी दौलत कुछ ही अच्छे दावों पर बनती है, जबकि छोटी मोटी गलतियां समय के साथ खत्म हो जाती हैं। मॉर्गन हाउसल इसे टेल्स यू विन कहते हैं, जिसका मतलब है कि मुट्ठी भर सही फैसले ही स्थायी फाइनेंशियल सफलता का राज हैं। इसका मतलब है कि आप रास्ते में कई गलतियां कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बड़े फैसले सही हैं, तो वे सभी गलतियों की भरपाई कर सकते हैं।
इसका एक बेहतरीन उदाहरण वॉल्ट डिज्नी है। अपने करियर की शुरुआत में डिज्नी को कई दिवालियापन और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन सभी असफलताओं के बावजूद उन्होंने मिकी माउस और डिज्नी थीम पार्क बनाकर जैकपॉट मारा। ये एक बड़ी हिट उनकी जिंदगी को बदलने और एक मनोरंजन साम्राज्य बनाने के लिए काफी थी। भारत में भी कई स्टार्टअप फाउंडर्स की कहानी ऐसी ही है, जहां 10 नाकामियों के बाद एक आइडिया उनकी दुनिया बदल देता है। सबक यहाँ सरल है, फाइनेंशियल सफलता पाने के लिए आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। गलतियां सफर का हिस्सा हैं। जरूरी यह है कि जब सही मौके आएं तो आप उन्हें भुनाने के लिए तैयार रहें। और जब बात आजादी की हो रही है, तो क्या पैसे से हम सब यही नहीं चाहते? अपने फैसले लेने की ताकत, अपने समय को नियंत्रित करने की शक्ति और रोजमर्रा के फाइनेंशियल दबावों के बिना जीने की आजादी, ये हमें पैसे के असली लक्ष्य तक ले जाता है, आजादी। जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर उन चीजों की कल्पना करते हैं जो वो खरीद सकता है, घर, कार, छुट्टियां। लेकिन जैसा कि मॉर्गन हाउसल हमें याद दिलाते हैं, पैसे का असली मूल्य भौतिक संपत्ति जमा करने में नहीं, बल्कि किसी और ज्यादा कीमती चीज में है, आजादी। पैसा जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो आपको विकल्प देता है, ये तय करने की आजादी कि आप अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं, उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की आजादी जो आपको उत्साहित करती हैं, और सिर्फ बिल भरने के लिए किसी नौकरी में फंसे न रहने की आजादी। अंततः फाइनेंशियल आजादी ही वो चीज है जिसे हम सभी सच में चाहते हैं। सोचिए कि आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर आप कल सुबह उठकर ठीक वही कर सकें जो आप चाहते थे, बिना पैसे की चिंता किए। यही वो चीज है जो फाइनेंशियल नियंत्रण प्रदान कर सकता है। सच्ची दौलत इस बात से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से है कि आप अपने समय के साथ क्या करने में सक्षम हैं। तो क्या आप अपने पैसों को कंट्रोल कर रहे हैं या पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है? इस पर अपनी राय जरूर दें। और चूंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि पैसा आपकी जिंदगी की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकता है, ये अजीब है कि लोग अक्सर दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में इतना पैसा खर्च कर देते हैं, जबकि असल में कोई ध्यान भी नहीं दे रहा होता है। चलिए अगली बार इसी पर बात करते हैं। आपने कितनी बार किसी को लग्जरी कार चलाते हुए देखा है और सोचा है कि वो व्यक्ति बहुत सफल होगा? लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। जब हम कार की तारीफ करते हैं तो हम शायद ही कभी उसे चलाने वाले व्यक्ति की तारीफ करने के लिए रुकते हैं। मॉर्गन हाउसल हमें याद दिलाते हैं कि बहुत से लोग दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन असल में ज्यादातर लोग इस बात में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि वो लग्जरी आइटम उनके लिए क्या कर सकता है, मालिक के लिए नहीं। ये एक अजीब चक्र है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करना, जबकि ज्यादातर लोग उतना ध्यान भी नहीं दे रहे होते हैं। हम सब इस जाल में फंसे हैं, चाहे वो कार हो, घड़ियां हो, कपड़े हो या कोई और स्टेटस सिंबल। समस्या ये है कि सफलता की एक छवि बनाने की कोशिश में हम अक्सर अपनी फाइनेंशियल भलाई का त्याग कर देते हैं, और सबसे बुरी बात, इसका इनाम बहुत कम होता है। सच तो ये है कि हमारे आसपास के लोग हमारी चीजों या दिखावे से ज्यादा अपनी जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नतीजा ये होता है कि हम उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो हमें सच्ची संतुष्टि नहीं देती, सिर्फ एक ऐसी छवि को बनाए रखने के लिए जिसे कोई देख भी नहीं रहा है। तो सवाल ये है कि दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में इतना समय और ऊर्जा क्यों खर्च करें, जब ये शायद ही वो भावनात्मक रिटर्न लाता है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। असली फाइनेंशियल मूल्य इस बात में नहीं है कि आप क्या दिखाते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप क्या बचाते हैं। असली फाइनेंशियल शांति ये जानने से मिलती है कि आप अपने साधनों के भीतर जी रहे हैं और भविष्य के लिए एक ठोस नींव बना रहे हैं। और जब बात उसकी हो रही है, तो एक ऐसी चीज है जो आपकी फाइनेंशियल सफलता के लिए कहीं ज्यादा जरूरी है, वो दौलत जो आप नहीं देखते, क्योंकि आखिर में सच्ची दौलत खामोश होती है। और अब हम ठीक इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। जब हम अमीर लोगों के बारे में सोचते हैं तो हम आमतौर पर महंगी कारें, आलीशान घर और डिजाइनर कपड़ों की कल्पना करते हैं, लेकिन सच्ची दौलत, जैसा कि मॉर्गन हाउसल बताते हैं, उसमें नहीं है जो आप दिखाते हैं, ये उसमें है जो आप नहीं देखते।
सच्ची दौलत वो पैसा है जो आप खर्च नहीं करते, वो पैसा जो बचाया जाता है, निवेश किया जाता है और समय के साथ बढ़ता है। जो दौलत आप नहीं देखते वही वास्तव में सुरक्षा, स्थिरता और फाइनेंशियल आज़ादी प्रदान करती है। ये अमीर दिखने और अमीर होने का अंतर है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होने के बावजूद आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1950 के दशक में खरीदा था। वो समझ गए थे कि खामोश दौलत जमा करना ही फाइनेंशियल आज़ादी का असली रास्ता है। क्या आपने कभी अच्छा दिखने के लिए खर्च करने का दबाव महसूस किया है? नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव शेयर करें। आज के समाज में भौतिक संपत्ति के माध्यम से सफलता प्रदर्शित करने के जाल में पड़ना आसान है, लेकिन ये एक शांतिपूर्ण रिटायरमेंट या स्थिर फाइनेंशियल जीवन की गारंटी नहीं देगा। जो ये सुनिश्चित करेगा वो ये है कि आप लंबी अवधि के लिए क्या बचा और निवेश कर सकते हैं। और बचत की बात करें तो ये धन निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। बचत की आदत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, वास्तव में ये मायने रखता है कि आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कितना बचा सकते हैं। बचत अनुशासन और मानसिकता का मामला है, न कि इस बात का कि आपके खाते में हर महीने कितना आता है। उन सभी छोटे छोटे रोजमर्रा के खर्चों के बारे में सोचें जो जुड़कर आपके फाइनेंस को खत्म कर सकते हैं। इन अनावश्यक खर्चों में कटौती करने से एक महत्वपूर्ण राशि मुक्त हो सकती है, जिसे अगर बचाया और निवेश किया जाए तो वर्षों में काफी बढ़ सकती है। सच्ची फाइनेंशियल आज़ादी तब शुरू होती है जब आप बचत को अपनी आय के स्तर की परवाह किए बिना अपने जीवन में एक निरंतर प्राथमिकता बनाते हैं। और जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि पैसा आपको कैसे अधिक लचीलापन दे सकता है, तो चलिए एक मूलभूत बात पर आते हैं, खुद की दूसरों से तुलना करने का प्रलोभन। ये तुलना आपकी फाइनेंशियल सफलता के लिए एक खतरनाक जाल हो सकती है। किसी और की फाइनेंशियल स्थिति से अपनी तुलना करना खतरनाक है, क्योंकि हर कोई अलग अलग लक्ष्यों, समय सीमाओं और परिस्थितियों के साथ एक अलग खेल खेल रहा है जो हमेशा स्पष्ट नहीं होते। रिटायरमेंट के लिए बचत करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोचें। वो अभी कम भाग्यशाली लग सकता है क्योंकि वो शायद आराम या भौतिक वस्तुओं पर उतना खर्च नहीं करता है, लेकिन असल में वो लंबा खेल खेल रहा है। उसकी फाइनेंशियल पसंद का उद्देश्य एक शांतिपूर्ण भविष्य सुनिश्चित करना है। इस बीच आज ज्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति शायद लंबी अवधि के प्रभाव के बारे में सोचे बिना वर्तमान का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हो। दोनों में से कोई भी दृष्टिकोण सही या गलत नहीं है, लेकिन दोनों की तुलना करना अनुचित और अंततः हानिकारक हो सकता है। जब आप दूसरों के फैसलों पर अपने फैसले आधारित करते हैं, तो आप अपनी यात्रा का नियंत्रण खोने का जोखिम उठाते हैं। राज ये है कि आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दें और उस पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता है। आपकी फाइनेंशियल स्थिति अद्वितीय है और आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप होने चाहिए। अब जब हमने तुलनाओं के जाल पर विचार कर लिया है, तो चलिए फाइनेंस में और भी अपरिहार्य चीज के बारे में सोचते हैं, आश्चर्य। जीवन अप्रत्याशित घटनाओं से भरा है जो हमारी फाइनेंशियल योजनाओं का मार्ग पूरी तरह से बदल सकती हैं। हम उसके लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं? यदि फाइनेंस की दुनिया में एक चीज के बारे में हम निश्चित हो सकते हैं, तो वो ये है कि आश्चर्य होंगे। कोई भी भविष्य की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता है और अप्रत्याशित घटनाएं किसी भी क्षण उत्पन्न हो सकती हैं जो हमारी योजनाओं का मार्ग पूरी तरह से बदल देती हैं। 2008 के फाइनेंशियल संकट के बारे में सोचें। दुनिया भर में लाखों लोग थे। कुछ ने ही पतन की भविष्यवाणी की थी और कई को तैयार न होने के परिणाम भुगतने पड़े। ये घटना हमें सिखाती है कि हम कितनी भी योजना बनाने की कोशिश करें, हमेशा कुछ ऐसा होगा जो हमारे नियंत्रण से बाहर होगा। इन क्षणों से बचने की कुंजी हमेशा एक फाइनेंशियल रिजर्व और एक लचीली मानसिकता के साथ अप्रत्याशित के लिए तैयार रहना है। लेकिन आश्चर्य हमेशा नकारात्मक नहीं होते हैं। हाल के वर्षों के तकनीकी नवाचारों के बारे में सोचें। किसने सोचा होगा कि अमेज़न और एप्पल जैसी कंपनियां वैश्विक दिग्गज बन जाएंगी? जिन निवेशकों ने 2000 के दशक की शुरुआत में इन कंपनियों पर दांव लगाया था, उन्होंने शायद ये कल्पना नहीं की थी कि उनके निवेश कितने बढ़ जाएंगे।
महत्वपूर्ण बात यह स्वीकार करना है कि आश्चर्य अपरिहार्य हैं, लेकिन हम उनके लिए तैयारी कर सकते हैं। एक आपातकालीन निधि रखना, निवेश में विविधता लाना और बदलाव के लिए खुला रहना अप्रत्याशित का अधिक शांति से सामना करने के तरीके हैं। और तैयारी की बात करें तो एक ऐसी चीज है जिस पर हम सभी को हमेशा विचार करने की आवश्यकता है, अपनी फाइनेंशियल योजनाओं में त्रुटियों के लिए जगह छोड़ना। जब हम फाइनेंशियल योजनाएं बना रहे होते हैं तो आशावादी होना और ये विश्वास करना आसान होता है कि सब कुछ योजना के अनुसार चलेगा। लेकिन जैसा कि मॉर्गन हाउसल चेतावनी देते हैं, आश्चर्य होते हैं और इसीलिए हमें हमेशा त्रुटियों के लिए जगह छोड़नी चाहिए। उदाहरण के लिए, कई लोग अपनी बचत और निवेश की गणना स्थिर रिटर्न और स्थिर बाजारों के आधार पर करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो जाए? क्या होगा यदि कोई अप्रत्याशित आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए? इसीलिए एक आपातकालीन निधि इतनी आवश्यक है। ये आपकी त्रुटि का मार्जिन है, वो कुशन जो आपको अपनी पूरी योजना को खतरे में डाले बिना आश्चर्य से निपटने की अनुमति देता है। त्रुटियों के लिए जगह छोड़ने का मतलब आपकी फाइनेंशियल योजना में अप्रत्याशित के लिए जगह शामिल करना है, चाहे वो आर्थिक संकट हो, चिकित्सा व्यय हो या एक निवेश का अवसर हो जिसकी आपने योजना नहीं बनाई थी। और बदलावों की बात करें तो क्या आपने सोचा है कि आपकी अपनी योजनाएं और लक्ष्य समय के साथ कैसे बदलते हैं? क्योंकि हमारे आसपास की दुनिया की तरह हम भी बदलते हैं। जो आप आज चाहते हैं वो वही चीज नहीं हो सकती जो आप 10 साल बाद चाहेंगे। पूरी जिंदगी में आपकी प्राथमिकताएं और लक्ष्य बदलते हैं और ये आपके फाइनेंस पर भी लागू होता है। मॉर्गन हाउसल हमें याद दिलाते हैं कि हम अक्सर इस बात को कम आंकते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं और फाइनेंशियल इच्छाएं समय के साथ कितनी विकसित होंगी। इस विकास को अनदेखा करने से आप एक ऐसी योजना में फंस सकते हैं जो अब आपके जीवन के लिए कोई मायने नहीं रखती। कुंजी ये है कि आप नियमित रूप से अपनी योजनाओं की समीक्षा करें और जो आवश्यक है उसे समायोजित करें। और जो कि जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं है, ये उस कीमत के बारे में बात करने का समय है जो हर फाइनेंशियल निर्णय अपने साथ लाता है। क्योंकि यद्यपि ये हमेशा स्पष्ट नहीं होता है, हर निवेश की अपनी कीमत होती है, चाहे वो भावनात्मक हो या फाइनेंशियल। स्टॉक मार्केट में निवेश का उदाहरण लें। सिद्धांत रूप में आप समय के साथ महत्वपूर्ण रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन खेल में बने रहने की कीमत अस्थिरता के प्रति सहिष्णुता है, बाजार को गिरते हुए देखने और ये विश्वास बनाए रखने की भावनात्मक कीमत है कि ये ठीक हो जाएगा। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इन लागतों को पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। धन निर्माण का कोई आसान या गारंटीकृत रास्ता नहीं है। और फाइनेंशियल निर्णय लेने की बात करें तो हमें हमेशा विशुद्ध रूप से तार्किक नहीं होना पड़ता है। कभी कभी सिर्फ तार्किक होने के बजाय उचित होना सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। उचित होने का मतलब ऐसे निर्णय लेना है जो आपके लिए भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से मायने रखते हैं, भले ही कागज पर वे सबसे अधिक आर्थिक रूप से अनुकूलित विकल्प न हों। एक पोर्टफोलियो जो 100% शेयरों से बना है उच्च दीर्घकालिक रिटर्न चाहने वालों के लिए सबसे तर्कसंगत विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपकी दौलत को बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने का विचार आपको तनाव देता है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। एक उचित निर्णय ये होगा कि आप अपने पैसे का एक हिस्सा बॉन्ड जैसी सुरक्षित संपत्ति में निवेश करें ताकि मन की शांति हो। उचित और तर्कसंगत होने के बीच का संतुलन ही वो है जो आपको आपकी फाइनेंशियल यात्रा के दौरान भावनात्मक स्थिरता देता है। और भावनाओं की बात करें तो एक ऐसी भावना है जो हमें अक्सर फाइनेंशियल दुनिया में दृढ़ता से खींचती है, निराशावाद। ये अधिक ठोस लगता है, लेकिन क्या ये वास्तव में सबसे यथार्थवादी है? जब पैसे की बात आती है तो एक चीज जो हमारा ध्यान खींचती है वो है निराशावाद। नकारात्मक भविष्यवाणियां हमेशा अधिक यथार्थवादी और ठोस लगती हैं, लेकिन निराशावाद कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, ये शांत आशावाद ही है जो ऐतिहासिक रूप से फाइनेंशियल प्रगति का सच्चा चालक रहा है। 2008 के संकट के बारे में सोचिए। कई लोगों को ये विश्वास हो गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को ठीक होने में दशक लगेंगे। फिर भी कुछ ही वर्षों के भीतर बाजारों में प्रभावशाली रूप से वापसी हो रही थी। निराशावाद हमें आकर्षित करता है क्योंकि सबसे बुरे मामले की कल्पना करना और उसके लिए तैयारी करना आसान है।
लेकिन ये सुविचारित आशावाद है जो हमें आगे बढ़ाता है और हमें उन अवसरों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो लंबी अवधि में विकास की ओर ले जाते हैं। चुनौती निराशावाद से मिलने वाली सावधानी और आशावाद से मिलने वाले प्रगति में विश्वास के बीच संतुलन खोजने में है। आखिरकार निराशावाद अक्सर हमें किसी भी ऐसी चीज पर विश्वास करने पर मजबूर करता है जो सुरक्षित लगती है या हमें संभावित नुकसान से बचाती है। लेकिन क्या हम पैसे के बारे में सुनी सुनाई कहानियों पर सवाल उठाने के लिए तैयार हैं? पैसा हमेशा कहानियों, वादों और मिथकों से घिरा रहा है और कभी-कभी ये कथाएं इतनी मोहक होती हैं कि हम किसी भी ऐसी चीज पर विश्वास कर लेते हैं जो हमारी फाइनेंशियल समस्याओं को जल्दी से हल करती प्रतीत होती हैं। जल्दी अमीर बनाने वाली योजनाओं के बारे में सोचें जो कम प्रयास से बड़े रिटर्न का वादा करती हैं। इन मोहक कथाओं के पीछे अक्सर सब कुछ खोने का जोखिम होता है। इसलिए सबक यहाँ सरल है, पैसे के बारे में सुनी सुनाई कहानियों के प्रति आलोचनात्मक बने। खुद से पूछें, क्या ये कथा सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है? यदि उत्तर हाँ है, तो शायद कुछ ऐसा है जो आप नहीं देख रहे हैं। आसान समाधानों और त्वरित रिटर्न के वादों से सावधान रहें। सच्ची फाइनेंशियल सफलता समय के साथ, सूचित निर्णयों और बहुत धैर्य के साथ बनती है। और इसके साथ हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंत में पहुंच गए हैं। अब आपके पास शिक्षाओं का एक शक्तिशाली सेट है जो पैसे के साथ आपके रिश्ते को बदल सकता है और आपको अधिक सचेत और सुरक्षित निर्णय लेने में मदद कर सकता है। अगर आपको ये सामग्री पसंद आई तो इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी पसंदीदा सीखों को कमेंट्स में साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।